हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था बेसिक जो पोल्ट्री के क्वेश्चंस थे या उसका जूलॉजिकल नेम क्या है, बेसिक जो अपने टर्म्स थे उसके बारे में अपने डिस्कस किया था। आज अब अपने डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा एग की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बाहरी तौर पर कैसा होता है, अंदरूनी तौर पर उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके अलावा उसमें कौन से विटामिन होते हैं या फिर किसकी कमी पाई जाती है, कितनी उसकी जो न्यूट्रेंट वैल्यू है वो है। तो सबसे पहले जो डायग्राम आप देख रहे हो इसमें देखो कि आपको कुछ विशेष बातें दिखाई देगी जो मैं अक्सर आपको करवा चुका हूं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले देखो एक शब्द देखो यहाँ पे आया चेल्जा, ठीक है ना, चेल्जा। दूसरा शब्द देखें तो योक, ठीक है, जिसे अपने जर्दी कहते हैं या अपने पीतक भी कहते हैं इसको, पीतक, ठीक है। उसके बाद में एक बात करें तो यहाँ पे ये भी चेल्जा है, ठीक है, और ये है एयर स्पेस यानी वायु कोश, वायु कोश। और इस जगह जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये होती है कवच और कवच झिल्लियां। तो यहाँ पे क्या होती है, कवच व कवच झिल्ली, ठीक है ना, कवच झिल्ली। इनका मैंने डिस्कशन क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं, ठीक है। कौन से क्वेश्चंस कैसे पुट आउट करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले जो अपने स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो एग की आंतरिक संरचना है, अंदरूनी संरचना है, ठीक है। और ये जो संरचना है ये कौन सी है, अंडे की बाहरी संरचना है, बाहरी संरचना। दोनों का अपने कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, दोनों में क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं। सबसे पहले अपने अगर बात करें आंतरिक संरचना की तो मैंने पहला शब्द लिखा है कवच व कवच झिल्लियां, ठीक है। तो कवच व कवच झिल्लियां कितने प्रतिशत होती है, जो टोटल एग है उसका 11% कौन सी होती है, कवच और कवच झिल्लियां होती है, ठीक है ना। इसके बाद में सेकंड शब्द मैंने लिखा है चेल्जा, ठीक है, जिसे सफेदी भी कहते हैं। तो ये कितनी होती है, 58%, 58%, सबसे ज्यादा यही होती है। और तीसरा मैंने लिखा है योल्क, जिसे पीतक कहते हैं, ठीक है ना, ये होता है कुल एग का 31%, 31% होता है, ठीक है। तीनों कितने हो गए, 100%। अब जो ये पीला रंग है ये किसके कारण होता है, जर्दी का जो पीला रंग है वो होता है जेंथोफिल के कारण, जेंथोफिल के कारण, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्दी का जो पीला रंग है वो किसके कारण, जेंथोफिल के कारण है। अब जो मैंने एयर स्पेस लिखे हैं, आप इस संरचना को देखो, क्वेश्चन ये भी पुट आउट कर सकता है आपसे कि एयर स्पेस किस भाग पे पाए जाते हैं, चौड़े वाले भाग पे होते हैं या चपटे वाले भाग पे होते हैं, ठीक है ना। हमेशा याद रखना चौड़े वाले भाग पे क्या होते हैं, एयर स्पेस होते हैं। संख्या कितनी होती है इनकी, 600 से 800 की संख्या में पाए जाते हैं, 600 से 800 की संख्या में ये पाए जाते हैं जी, ठीक है ना, वायु कोश, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि ये जो चूजे का निर्माण होता है तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना, ये क्या होता है इनका मेनली काम होता है। अब बात करें एग के जो टोटल वजन की, ठीक है ना, वेट की, जो टोटल वजन है वो कितना होता है, 58 ग्राम होता है, ठीक है ना। टोटल वजन कितना, 58 ग्राम होता है। अब इस 58 ग्राम में से चेल्जा कितने प्रतिशत रहेगा या जर्दी कितने प्रतिशत होती है, या इन दोनों को अपने मेले वो क्या है कवर करेंगे, ठीक है ना। तो 58 ग्राम में से 58 ग्राम में से जो अपने चेल्जा है, चेल्जा या जिसे सफेदी कहते हो वो होता है 34 ग्राम, ठीक है। और जो अपना पीतक है जिसे आप जर्दी कहते हो, पीतक, ये कितना होता है, 18 ग्राम, ठीक है ना। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जो टोटल अंडे का वजन 58 ग्राम है उसमें से जो चेल्जा है 58% तो टोटल प्रतिशत का हुआ, ठीक है ना। लेकिन जो 58 ग्राम वजन है ना उसमें से चेल्जा कितने हैं, 34 ग्राम है, उसी में से पीतक कितना है, 18 ग्राम है। ये बात आप याद रखना। बात करें ऊर्जा की, एनर्जी की, ऊर्जा की बात करूं तो अंडे के एक अंडे से अपने को 80 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है जी, कितनी, 80 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। अब इसके बाद में एक ही आप संरचना देख रहे हो, ठीक है ना, जिसे जर्मिनल डिस्क कहते हैं, ठीक है। तो ये भी दो प्रकार से होती है, कैसे कि अगर अंडा अउर्वर है, अउर्वर,
यानी जिसे अनफर्टाइल एग कहते हैं, तो उसमें इसको किस नाम से जानते हैं? यानी पीतक के ऊपर एक बिंदु जैसी संरचना पाई जाती है, पीतक के ऊपर, ठीक है ना। ये पीतक है, इसके ऊपर देखो बिंदु जैसी संरचना है, जिसे वास्तविक रूप से अंडाणु कहा जाता है, ठीक है ना। और यही डिसाइड करता है वे अंडे का फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो अउर्वर अनफर्टाइल एग्स, इसके अंदर अगर बात करूं इस संरचना को किस नाम से जानते हैं, तो वो कहते हैं जर्म स्पॉट, जर्म स्पॉट कहते हैं। अउर्वर अंडों में जो पीतक के ऊपर बिंदु जैसी संरचना है, जिसे अंडाणु कहा जाता है, वो किस नाम से जानी जाती है? जर्म स्पॉट नाम से। और यही उर्वर अंडों में, उर्वर यानी फर्टाइल एग्स में किस नाम से जानी जाएगी? ये जर्म डिस्क, जर्म डिस्क, ठीक है। तो ये क्या होती है? संरचना जो बिंदु रूप में पाई जाती है, इन दोनों का नाम मैंने बताया है। और ये तो स्पष्ट है, अउर्वर अंडों से आप कभी भी चूजे प्राप्त नहीं कर सकते, और चूजे प्राप्त करने हैं तो आपको उर्वर अंडे ही लेने पड़ेंगे। और उर्वर अंडे कौन से होते हैं? जिसमें नर व मादा पक्षियों को साथ में रखा जाता है। नर व मादा पक्षियों को किस अनुपात में रखते हैं? नर अनुपात मादा, कितना अनुपात होना चाहिए? तो नर का तो 1, मादा का 10, यानी 1:10 में क्या है? पोल्ट्री फार्म में नर व मादा को रखा जाता है। एक बार उनके अंदर मेटिंग की प्रोसेस होने के बाद में जो नर है उनको अलग कर देते हैं, बाद में क्या है? उन्हें अंडे का निर्माण होता रहता है। आप सोच रहे हो कि एक दिन में एक अंडा कैसे प्राप्त होता है, ऐसे कैसे निर्माण होता है, तो उसकी मैं पूरी संरचना आपको बताऊंगा भी, उसमें कौन से ऐसे अवयव्स हैं, ठीक है ना, कौन सी उसमें प्रोसेस है जिसके कारण अंडे का निर्माण कितने घंटे में होता है और क्यों होता है, वो सारी प्रोसेस मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। चलो अब आ जाओ अंडे की बाहरी संरचना। जो बाहरी संरचना है बेटा, ये बनती है मेनली 4 अवयव से। कौन कौन से अवयव हैं उनकी मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करूंगा मैं कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है। उसके बाद में दूसरा होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तीसरी बात करूं मैं कैल्शियम फास्फेट की, Ca3PO4 की होल ट्वाइस, ठीक है। और चौथी मैं बात करूंगा जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ, ठीक है। अब देखो ये कितने कितने प्रतिशत होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहेगा अपना कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो टोटल जो आपका एग है, इसकी जो बाहरी कवच है, बाहरी कवच जो किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट से मुख्यतः बनता है। कितने परसेंट? 94%, यानी 94% जो अंडे का बाहरी कवच है, ये जो बाहरी कवच आपको दिखाई दे रहा है, टोटल बाहरी कवच, ये किसका? 94% किससे बना है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना है जी, CaCO3। उसके बाद में मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना? 1%, तो 1% कौन सा हो गया? मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3। उसके बाद में बात करते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, तो 1% कौन सा रहेगा? कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है ना, PO4 की होल ट्वाइस, ठीक है। उसके बाद में जैविक पदार्थ, तो जैविक पदार्थ है वो कितने हैं? जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ 4%। और क्वेश्चन जेट में पूछा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का कि अंडे का जो बाहरी कवच होता है वो मुख्यतः किससे मिलके बनता है या किससे बना हुआ होता है? तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। कितने प्रतिशत? 94%। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को शायद नहीं होगा, ठीक है ना। अब मैंने बात तो कर दी, 58 ग्राम इसका वजन है, 58 ग्राम। अब इस 58 ग्राम वजन में से जो बाहरी कवच है, अंडे का कवच है, ये कितने प्रतिशत है जी? कितने ग्राम कह सकते हो? तो ये कितना होता है? 8 से 11, ठीक है ना। ये जो 58 ग्राम है ना, इसका 8 से 11% क्या है? उसका बाहरी कवच होता है, ठीक है। तो 58 ग्राम का आप 11% निकाल लेना, जितना निकले 58 ग्राम में से उतना क्या हो जाएगा? आपका बाहरी कवच है, जिसे आप छीलने के बाद में बाहर फेंक देते हो, सफेद रंग का जो पदार्थ होता है। अब इस कवच का कैसे निर्माण होता है? मैंने कहा था कि पोल्ट्री में आप एक तो संगमरमर के टुकड़े रखते हो, उसके अलावा छोटे छोटे पत्थर जैसे टुकड़े और देखते हो, जो ग्रिट के टुकड़े होते हैं, ठीक है ना। तो वो मुर्गियां उन्हें खाती है और वो ही निर्माण किसका करते हैं? इस सख्त कवर का, इस कैल्शियम कार्बोनेट वाले कवर का निर्माण करती है, ठीक है ना। चलो बेसिक यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद में थोड़ा सा डिस्कस मैं कर लेता हूं कि कितनी प्रोटीन कैसे इसके अंदर पाई जाती है।
ठीक है, ये तो क्लियर कर देता हूं मैं, जरूरत ही नहीं है अब इसकी। चलो अब डिस्कस करते हैं अपने इसमें कौन कौन से अवयव कितने पाए जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात करूं कि अंडे के अंदर पानी की मात्रा मैंने बताई है 66.5% होगी। वसा की बात करें तो वसा पाई जाती है 11%। प्रोटीन की बात करें तो 11.8%, ठीक है। खनिज लवण कितने होते हैं 10.7% खनिज लवण होते हैं। और ऊर्जा मैंने बताई थी कि एक अंडे से कितनी ऊर्जा मिलती है 80 किलो कैलोरी, ये मैंने बताई थी आपको, ठीक है ना। अब देखो इसमें आपको एक तो वसा याद करनी होगी, इंपॉर्टेंट है वसा, ठीक है ना। एक प्रोटीन, ये दोनों क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, याद करने पड़ेंगे। खनिज लवण नहीं पूछते, याद करो तो ठीक है, नहीं करो तो और ही अच्छी बात है, ठीक है। अब आ जाओ चिकन के अंदर पानी की बात करूं तो 65 to 80%, ठीक है। वसा की बात करते हैं तो वसा जो होती है इसके अंदर पाई जाती है वो मतलब 1.5 से लेके लगभग 13% वसा पाई जाती है। प्रोटीन होती है 16 से लेके 22%। ये दोनों का आप कंपेयर कर लेना। इसके क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे हुए हैं, ठीक है, और पूछे हुए तो हैं एग से पूछे हुए हैं, ठीक है। तो बेसिक मैंने एग के बारे में आपको सभी चीजें बता दी है, भाई कौन सा कितने प्रतिशत भाग होता है, कितनी प्रोटीन है, कितनी वसा है, ये आप इसको थोड़ा नोट कर लो एक बार, ठीक है ना। चलो इसके बाद में अपने डिस्कस करते हैं बेसिक क्वेश्चंस का। चलो अब बात करते हैं आहार की थोड़ी सी, ठीक है ना। फीड, आहार की बात करें तो जो मुर्गियों के लिए आहार होता है ना, उस आहार के अंदर जो टोटल अपने 70% जो खर्च है, 70% खर्च आहार पर होता है, आहार पर। यानी अगर आप पोल्ट्री फार्म कर रहे हो तो उस पे जो टोटल आपको इनकम हो रही है ना, 70% खर्च किस पे कर रहे हो, आहार पे कर रहे हो उसके, ठीक है ना। अब जो ये आहार है इसमें प्रोटीन की मात्रा, ये याद रखना, तो इसमें कम से कम प्रोटीन 10 से 20% होनी चाहिए, ठीक है ना। कम से कम प्रोटीन कितनी होनी चाहिए 10 से 20% होनी ही चाहिए, ठीक है। चलो इसके बाद में बात करें कि अगर कोई मुर्गियों को रेसे की पूर्ति के लिए, रेसे की पूर्ति के लिए हरा चारा देते हैं, हरा चारा देते हैं, ठीक है। तो वो 100 मुर्गियों पर कितना 3 किलोग्राम पर डे देना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या है उनको रेसे की प्राप्ति हो सके, उसके अंदर रेसे की कमी नहीं आए, इसीलिए क्या अपने हरा चारा है वो भी देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा संगमरमर ग्रिट वगैरह वो तो मैंने बता ही दिया, बेसिक कुछ उसमें तो ज्यादा समझने की चीजें है ही नहीं, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट जो डायग्राम आप देख रहे हो किसका है, सभी समझदार हो, समझ गए होंगे, इंक्यूबेटर का। अब अपने डिस्कस करेंगे इंक्यूबेटर का। इंक्यूबेटर क्या होता है, इंक्यूबेटर क्यों आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले बता दें कि ये जो संरचना है अलमारी टाइप एक संरचना है, अलमारी टाइप, ठीक है, बॉक्स टाइप भी आप कह सकते हो। अब इस संरचना में क्या है कि जैसे मान लो बड़े पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, वहां पे क्या कि हजारों की संख्या में अपने को क्या करने हैं, अंडों से चूजे प्राप्त करने हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि अगर देसी मुर्गी, अंडे सेने का काम कौन करती है, अंडे सेने का काम करती है देसी मुर्गी, ठीक है, देसी मुर्गी जिसे कुड़क मुर्गी कहते हो आप। एक मुर्गी ना वो कितने 8 से 10 अंडे ही से सकती है एक समय में। अगर बात करें एक मुर्गी की तो वो एक समय में 8 से 10 अंडे सेने का ही काम करती है, 8 से 10 एग का। लेकिन अपने को चाहिए तो हजारों की संख्या में। इसके लिए क्या करें, इसके लिए अपने ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बना दिया जिसे इंक्यूबेटर कहते हैं। और इसके अंदर आप ये जो बॉक्स देख रहे हो इन्हें कहते हैं एग ट्रे, ठीक है ना, एग ट्रे, एग ट्रे। अब इस एग ट्रे के अंदर क्या है, अंडे रखे जाते हैं इस प्रकार। और आप थोड़ा इसका लेवल देख रहे हो कि थोड़ी तिरछी नजर आ रही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको रखा जाता है 45 डिग्री के कोण पे रखा जाता है, ठीक है ना, इसीलिए आपको थोड़ी तिरछी नजर आ रही है। ये संरचना है बिल्कुल सही बनी हुई है, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर अपने को क्या है, एक तो टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अंडे का निर्माण, अंडों से चूजे कितने दिन में निकलेंगे, 21 दिन में। तो जो इंक्यूबेटर है इसमें 21 दिन में टेम्परेचर देखो, यानी फर्स्ट, सेकंड,
और थर्ड। फर्स्ट वीक कैसा रहेगा, सेकंड वीक कैसा रहेगा, थर्ड वीक कैसा रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखो कि जो अपने पास फर्स्ट वीक है इसके अंदर टेम्परेचर 101 डिग्री फारेनहाइट होना चाहिए, सेल्सियस मत कर देना, क्योंकि सेल्सियस कर दोगे ना तो चूजों का आमलेट बन जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि 100 डिग्री पे तो पानी उबल जाता है। तो 101 डिग्री फारेनहाइट, ऑप्शन आपको सेंटीग्रेड भी मिल सकता है, इसीलिए ध्यान कर लेना इस चीज को, मैंने फारेनहाइट स्पष्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, गलती मत करना। सेकंड देखो, सेकंड जो वीक होगा उसमें अपने 102 डिग्री फारेनहाइट क्या करेंगे, टेम्परेचर लेंगे। थर्ड वीक के अंदर अपने 103 डिग्री फारेनहाइट क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्यूबेटर का रखेंगे। लेकिन अपने को उपयुक्त परिणाम किस तापक्रम पे हुए हैं, उपयुक्त परिणाम, जो उपयुक्त परिणाम है वो मिले हैं अपने को 100 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, 100 डिग्री फारेनहाइट पे अपने को क्या अच्छे परिणाम मिले हैं। अब इंक्यूबेटर के अंदर CO2 गैस भी पाई जाती है। CO2 कितनी होती है, 0.5% क्या रहती है CO2। आर्द्रता नमी की मैं बात करूं तो 65 से 70% क्या होती है इसके अंदर, नमी होती है। बेसिक फंडा समझ गए हो सभी। अब देखो आगे, अब जैसे ही आपने इन एक्स को क्या किया, इनके इंक्यूबेटर के अंदर रख दिया और इंक्यूबेटर को बंद कर दिया और ये उसके अंदर कंडीशन अप्लाई कर दिया आपने। ये अप्लाई करने के बाद में क्या है कि अपने को दिन में कम से कम 2 बार अंडों को उनका स्थान चेंज करना है। ऐसे नहीं है कि एक बार आपने फिक्स रख दिए तो आप उनको हिलाओगे, नहीं जी, दिन में 2 बार, सुबह और शाम को आप क्या इनको अलग अलग स्थान पे प्लेस करना रखना है, और 5वें से 7वें दिन पे, 15वें से 16वें दिन पे 2 बार जांच भी करनी है, ठीक है। अब जो ये स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक जो अपने इंक्यूबेटर है इसके अंदर ऑटोमेटिक अंडों का क्या स्थान चेंज होता रहता है, घूमते रहते हैं, ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी सुविधा नहीं हो तो क्या अपने को दिन में एक बार निकाल के इन ट्रे को चेंज करते रहना है। अब अंडे का निर्माण तो कितने दिन में, चूजे का निर्माण तो 21 दिन में ही होगा, चाहे इंक्यूबेटर हो चाहे मुर्गी करे, ठीक है। तो इसमें क्या है, 19वें दिन यानी लगभग 2 दिन पहले क्या करना है, जो अपना तापक्रम है ना, ये जो आपने कितना लिया 103 लास्ट सप्ताह है, इसमें क्या कर देना है, 3 से 4 डिग्री फारेनहाइट कम कर देना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, चूजों का निर्माण हो चुका है। चूजों का निर्माण होने के बाद में जस्ट इसको नहीं निकालते, क्या करते हैं, 19वें दिन इन चूजों को क्या है, नर्सरी ट्रे में रखा जाता है, नर्सरी ट्रे के अंदर रख देते हैं चूजों को, ठीक है। अब उनके ऊपर क्या हल्के रोए आ जाते हैं, हल्के रोए यानी हल्के हल्के इस प्रकार बाल से चूजे पे, जैसे ही रोए आ जाए उनके ऊपर, फिर क्या करना, उन चूजों को आप इंक्यूबेटर से बाहर निकालोगे। जब बाहर निकालोगे तब तापक्रम कितना होना चाहिए, यानी इंक्यूबेटर से चूजों को बाहर निकालोगे ना, तब तापक्रम 93 डिग्री फारेनहाइट होना चाहिए आपका, ठीक है। समझ में आ रहा है, शायद इसमें डाउट नहीं होगा। आपके सामने पूरी संरचना है और ये तो मैं बता ही चुका हूं कि अंडे की जांच कैंडलर द्वारा करनी है, 5वें से 7वें दिन पहली बार, 15वें से 16वें दिन दूसरी बार। एक बार इस प्रोसेस को आप थोड़ा देख लो, उसके बाद में करते हैं अपने आगे। चलो देख लिया यहां तक, बेसिक यही था। इसके बाद में अपने डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। एक प्रक्रिया आपने सुनी होगी, केनाबोलिज्म। केनाबोलिज्म क्या होता है कि जो मुर्गियों के छोटे चूजे होते हैं वो आपस में क्या है, चोंच मारते हैं, चोंच मारकर एक दूसरे को घायल कर देते हैं, ठीक है ना। तो मुर्गियों में चोंच मारकर घायल करना क्या कहलाता है, केनाबोलिज्म कहलाता है, ठीक है ना। इसीलिए अपने क्या कर देते हैं, उनकी चोंच काट देते हैं। वो मैंने बता दिया था कितने, 1/4 और 1/8 भाग, लास्ट क्लास आप इसके लिए देख लेना। हाँ, अंडे में किस विटामिन की कमी पाई जाती है, अंडे में किस विटामिन की कमी होती है, तो विटामिन सी की एग में क्या होती है, कमी पाई जाती है। ये थोड़ा आप ध्यान में दे लेना, ठीक है ना। चलो, एक बात सुना होगा आपने, केपोनाइजेशन।
केपोनाइजेशन आना ना, एक सेकंड, केपोनाइजेशन, ठीक है। केपोनाइजेशन की बात करें तो हिंदी में भी इसका नाम याद रखना, इसे खस्सीकरण कहते हैं, खस्सीकरण कहते हैं, यानी कि मुर्गों को बधियाकृत करना, बधियाकृत करना, नर मुर्गों को क्या कर देना है, बधियाकृत कर देना है। ये प्रोसेस मुर्गियों में क्या कहलाती है, केपोनाइजेशन या फिर खस्सीकरण कहलाती है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, बधियाकृत मुर्गा क्या कहलाएगा, बधियाकृत मुर्गा, तो जो बधियाकृत मुर्गा है वो क्या कहलाता है, केपेन कहलाता है, केपेन या केपोन भी लिखा हुआ आपने, केपेन या केपोन कहलाता है, ठीक है। अब अगर आप इसमें रसायन काम में लेते हो, रसायन, तो रसायन कौन सा काम में लोगे वो याद रखना, डाइस्ट्रिल, वेस्ट्रोल, वेस्ट्रोल, ये क्या करते हैं, रसायन काम में लेते हैं, जिससे क्या है कि मुर्गों को बधियाकृत किया जाता है जी। समझ में आ गई ये बात, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ी सी मुर्गियों में हाउसिंग की। हाउसिंग की मैं बात करूं तो आपने सुना होगा एक तो विस्तृत प्रणाली, विस्तृत प्रणाली, विस्तृत प्रणाली की मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या है कि बिल्कुल ओपन एरिया होता है, खुला एरिया होता है, ठीक है ना, चारों तरफ दीवार होती है और उसके अंदर विस्तृत यानी खूब अपने पास में खुला एरिया, वहां पे जो पक्षी है उनको रखा जाता है। तो इसमें एक पक्षी को, हाँ, एक पक्षी को 1 वर्ग सेंटीमीटर की आवश्यकता रहती है, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार अर्ध सघन प्रणाली में, अर्ध सघन प्रणाली, इसमें क्या है कि 50 जो पक्षी है, 50 पक्षी को कितना 270 वर्ग सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या है कि अपने जो नॉर्मली क्या है पक्षियों को छोड़ देते हैं और इतना स्थान है वहां पे पर्याप्त रहता है। इसके अलावा आपने एक सुना होगा कि जो अपना डीप लिटर सिस्टम है, जिसे कहते हो गहरी बिछावन प्रणाली, गहरी बिछावन प्रणाली की बात करें तो इसमें जो परत रखी जाती है वो 6 सेंटीमीटर रखी जाती है, किसकी, बिछावन। ये क्वेश्चन पूछा है, बिछावन किस प्रकार का होता है, इस प्रकार एक डीप लिटर, यानी चारों तरफ इस प्रकार की दीवार होती है, बीच में पक्षियों को रख दिया जाता है और यहाँ पे क्या है, कोई चारा वगैरह है कोई, वो डाल दिया जाता है। मोस्टली यहाँ पे चारा है वो लेग्यूमिनेसी कुल का, लेग्यूम कुल का चारा, मान लो मूंगफली का चारा, फिर यहाँ पे क्या है, जो चूजे होते हैं वो रहते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार। तो जो भी विष्टा वगैरह करते हैं, अपशिष्ट होता है वो उसके अंदर चला जाता है और फिर ये निकाल के कहाँ पे, खेत में खाद के रूप में काम करते हैं और बहुत बढ़िया इसकी खाद बनती है। डीप लिटर सिस्टम में जो अपने खाद काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक आज के बारे में अपने इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जितने भी आपके ये सिस्टम है इनको रखने की, तो उनको मैं बाय डायग्राम एक क्लास लेके आऊँ स्पेशल, क्योंकि इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि सर ब्रोइलर को कितना है, लेयर्स को कितना, हर का अलग अलग स्थान है, हर विधि में अलग अलग स्थान चाहिए, अलग अलग उनको जगह की आवश्यकता होती है। तो वो एक स्पेशल क्लास में इसके बारे में डिस्कस आपके साथ में करूंगा, ठीक है ना। तो बेसिक अभी इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।